हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम 2020 का प्रश्न पत्र यहाँ पर देख रहे थे तो उसी के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे कुछ, साथ ही साथ क्या क्या प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन है, समूह 16 में गुणों में निम्न के संबंध में क्रमिक परिवर्तन समझाइए। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी इन ग्रुप 16 एज गिवन अंडर। ठीक है, यानी कि नीचे जो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है, और किसके बेसिस पे? ग्रुप 16 को ध्यान में रखते हुए आपको उनको एक्सप्लेन करना है। ओके, सबसे पहले बात करिए वर्ग 16 की। तो वर्ग 16 में आपके कौन कौन से तत्व आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर आता है, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये आपके ग्रुप 16 के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ओके, इनके बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम वर्ग में इन सभी तत्वों को देखते हैं तो इन सब तत्वों में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, एंड फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणीयता की, यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की। ओके, जनरल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फॉर बाह्यतम जो कोश होती है फॉर एक्सटर्नल और आउटर मोस्ट शेल, वो क्या होता है? NH2NP4 होता है। ठीक है, NH2NP4। ओके, आयरन एंथैल्पी की बात करेंगे तो वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर या नीचे की ओर जाने में आयरन एंथैल्पी में कमी होती जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है बच्चे? इसका कारण है आकार का बढ़ना, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ को चलते हैं तो हमें क्या दिखता है? परमाणु के क्रमांक में वृद्धि होती हुई दिखती है। ठीक है ना बच्चे, परमाणु के क्रमांक में वृद्धि हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए और ज्यादा शेल चाहिए रहने के लिए, तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा जब, अब परमाणु का आकार बड़ा हो चुका है, ऑक्सीजन की तुलना में पोलोनियम का आकार क्या है? बहुत बड़ा है। तो क्या होगा? जो बाह्यतम शेल होगी वो नाभिक से दूर चले जाएगी। ओके, नाभिक से दूर चली गई है बाह्यतम शेल, तो उस बाह्यतम शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर अगर दो शेल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला है, ये नाभिक के इतने पास है। ठीक है, पोलोनियम की बात करें तो उसके बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये डिस्टेंस बड़ी हो गई है। ठीक है, नाभिक का प्रभाव खत्म हो गया बाह्यतम शेल के या कोश के इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, यह बहुत कम हो गया है। तो इसको, ये अगर पोलोनियम का है, ये ऑक्सीजन का है, तो यहाँ हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, पोलोनियम में अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तब भी ये बाहर निकल जाएगी, तो यानी एनर्जी कम देनी पड़ रही है पोलोनियम को, ऑक्सीजन को ज्यादा देनी पड़ रही है। तो यानी ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ चलेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या आएगी? धीरे धीरे कमी आएगी। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि परमाणु का आकार लगातार बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि परमाणु के क्रमांक में वृद्धि हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए अब और ज्यादा कोश चाहिए। ओके, चलिए दूसरी, विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने बताना है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आप क्या देखते हैं कि वर्ग 16 के तत्व जो होते हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। -2 ऑक्सीकरण जो स्टेट होती है वो स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर घटता है। ओके,
पोलोनियम जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। आप बोलते हैं फ्लोरीन के बाद यही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करता है, OF2 को छोड़ करके, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, यह केवल -2 यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। समझ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या कह रहे हैं, वो +2 में सिर्फ OF2 वाला कंपाउंड बनाता है, जहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, प्लस में है, ठीक है। यानी पॉजिटिव में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। वो भी क्यों, क्योंकि वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है। फ्लोरीन क्या है वहां पर, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ओके, इसलिए। अदरवाइज जो आपका ऑक्सीजन होगा वो सभी जगह माइनस की यानी कि निगेटिव में अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। बाकी जो आपके ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनमें +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, लेकिन जो +4 और +6 है वो सबसे ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। सल्फर, सेलेनियम तथा टेलुरियम ज्यादातर, ये सामान्यतया ऑक्सीजन के साथ यौगिक में +4 ऑक्सीडेशन अवस्था और फ्लोरीन के साथ जब वो कंपाउंड बनाएंगी तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है, समझ आया। यानी अगर बाकी जो आपके ये तत्व हैं, ये अगर ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन से जुड़ने पर ये आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेंगे। यानी वहां पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +4 होगा। वहीं सल्फर जब फ्लोरीन से जुड़ेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +6 होगी वहां पर, ओके, इतना समझ आया। देन जब आप वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं या नीचे की ओर जाते हैं तो आपको क्या दिखता है, +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो घटता जाता है, यानी +6 आपको कम मिलेगी और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व तो बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, या अक्रिय युग्म प्रभाव की यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपने देखा उसकी वजह से हो रहा है। +4 तथा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आबंधन प्राथमिक रूप से कैसा होता है, कोवेलेंट टाइप का होता है, सहसंयोजक बंध वहां पर बनेंगे, ओके। तो ये सारा किसके बारे में हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता जो ग है आपका, वो क्या है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सभी तत्वों में सबसे ज्यादा होता है। मैंने बोला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और फ्लोरीन के बाद क्या है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में जब विद्युत ऋणात्मकता की बात होती है। वर्ग में परमाणु का क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता में क्या आएगी, कमी आएगी। इससे क्या शो होता है कि ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन से सल्फर को चलेंगे तो आपको धातु या एक अच्छा धातु बनते हुए दिखेगा, ओके। तो इतना सारा हमारे तीनों टर्म्स के बारे में हमने समझ लिया। अभी इनके बारे में नोट लिखेंगे। सबसे पहला है आपका आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ठीक है, या जिसको आप क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। चलिए देखिए, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर यानी ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलेंगे, परमाणु का आकार बढ़ता है, अतः आयनन एंथैल्पी में
कमी आते हुए दिखती है। ठीक है, तो समझ गए, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है इस वजह से आयन एंड एंथैल्पी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए आप आयन एंड एंथैल्पी का मान भी बता देंगे। जैसे ऑक्सीजन है, फिर वर्ग में सल्फर आ रहा है, फिर आपका सेलेनियम आ रहा है, देन टेल्यूरियम आ रहा है, उसके बाद आपका पोलोनियम आ रहा है। ठीक है, और इनकी आयन एंड एंथैल्पी का मान आप इनके साथ में लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का है आपका 1314, सल्फर है 1000, सेलेनियम 941, टेल्यूरियम 869, पोलोनियम 830। तो ये किसका मान है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान है, और आपको दिख रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। हमने जितने भी वर्ग यहाँ पर पढ़े हैं, सभी वर्गों में हमने क्या पढ़ा है, लगभग जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग समान है, बस वैल्यूज आपको याद रखनी होती हैं कि किसकी वैल्यू कितनी आ रही है और किस प्रकार से वेरी कर रही है कहाँ पर। ठीक है ना, बस इसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट बात किसकी करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग 16 के तत्व अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन OF2 को छोड़कर सामान्य रूप से ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मैंने आपको क्या बताया कि OF2 में वो पॉजिटिव में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ठीक है, और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में यह -2 प्रदर्शित दिखाता है या -2 में रहता है। ठीक है, ऐसे भी आप देखेंगे। अन्य तत्व +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, +6 का स्थायित्व
वर्ग में आगे बढ़ने पर घटता है, और आप क्या बताएंगे, +4 का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, और बच्चे अपने आंसर को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप तत्वों के साथ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएंगे कि ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। ओके, जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे, और आपने किसकी बात की, सल्फर की बात की, ठीक है, सेलेनियम की बात की, टेल्यूरियम की बात की है, और पोलोनियम की बात की। ठीक है, यही तत्वों की बात यहाँ पर हो रही है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो -2 में मिलेगा, -1 में मिलेगा, 1 और 2, सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल -2 में मिलेगा। ओके, सल्फर की बात करेंगे -2, 2, 4, 6। ओके, सेलेनियम -2, 2, 4, 6। टेल्यूरियम सेम -2, 2, 4, 6। ओके, इसके अलावा पोलोनियम 2 और 4। जो ज्यादातर आपको मिलेंगी उनकी बात हो रही है, और आपको दिख रहा है कि पोलोनियम तक चलने पर हमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिख रही है, तो यही हमने कहा कि 6 का स्थायित्व घट जाता है और 4 का स्थायित्व हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। विद्युत ऋणात्मक मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सभी तत्वों में उच्चतम होता है। ओके, और वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती है। ओके, फिर क्या प्रदर्शित होता है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि ऑक्सीजन से पोलोनियम तक धात्विक लक्षणों में
वृद्धि होती है। निम्न को समझाइए। इन डिफाइन द फॉलोइंग रिड्यूसिंग शुगर, ऑलिगोसेकेराइड्स एंड प्रोटीन। इन तीनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 3 नंबर का है, यानी कि एक नंबर के तीनों है। एक मार्क्स में आपका रिड्यूसिंग शुगर को आपने एक्सप्लेन करना है, एक ही नंबर में आपने ऑलिगोसेकेराइड को, और फिर एक नंबर में आपने प्रोटीन को करना है। सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर की, जो अपचायी शर्करा है। दो शुगर्स विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स. They contain an aldehyde CHO, R, or a ketonic C double bond O. All monosaccharides and disaccharides except sucrose are reducing sugar. Example: glucose, fructose, lactose, etc. They reduce saline solution and Tollens reagent. Okay? क्या कहा जा रहा है? reducing sugar जिसे हम कह रहे हैं, या अपचायी शर्करा, तो अपचायी शर्करा क्या है बच्चे? दो शुगर्स विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी शर्करा जो अपचायक की भांति व्यवहार करती है, अपचायी शर्करा कहलाती है। ओके? इनमें एक CHO या O यानी कीटोनिक या फिर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, तभी मोनोसेकेराइड व डाइसेकेराइड उसको छोड़कर अपचायी शर्करा। उदाहरण क्या है बच्चे? उदाहरण उस एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज इसमें कीटोनिक ग्रुप है, लैक्टोज। ठीक है? आगे क्या लिख लेंगे आप? द रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। ये फेलिंग, विलियन और टॉलन रिएजेंट को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ओके? ये आप लिखेंगे, अपचयित कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका ओलिगोसेकेराइड। An oligosaccharide is a saccharide polymer containing a small number of simple sugars, typically 3 to 10 of simple sugar monosaccharide। ठीक है? ओलिगोसेकेराइड क्या है? एक सेकेराइड पॉलीमर है, एक सेकेराइड बहुलक है, जिसमें कि क्या होता है? स्मॉल नंबर में 3 to 10 क्या पाए जाते हैं? मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड कैन हैव मैनी
फंक्शंस इंक्लूडिंग सेल रिकॉग्निशन एंड सेल बाइंडिंग। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड में क्या कह रहे हैं, बहुत सारे कार्य वो करता है, जैसे कि सेल रिकॉग्निशन का काम हो गया या फिर आपका सेल बाइंडिंग का काम हो गया, ये ऑलिगोसैकेराइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स। जैसा कि ग्लाइकोलिपिड है आपका, तो वो क्या करता है, एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन द इम्यून रिस्पॉन्स, इन इम्यून रिस्पॉन्स में। ओके, तो ऑलिगोसैकेराइड के बारे में लिखेंगे। थर्ड है आपका प्रोटीन। प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन किससे मिलकर के बना हुआ है, बेसिक यूनिट उसकी क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन में क्या क्या होता है, प्रोटीन में आपका कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, यही सभी होते हैं। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल आर लार्ज, बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, formed by one or more twisted and folded strand of amino acids। ठीक है, तो यानी एक और एक से ज्यादा अमीनो एसिड के स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में ट्विस्ट हुए रहते हैं या फिर फोल्ड हुए रहते हैं। इसके कारण ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल कैसे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और लार्ज है। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इतने लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, ये कहाँ इन्वॉल्व रहते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन की जो बहुत महत्वपूर्ण इकाई है उसको बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। दीज इंक्लूड मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, डिफेंस, सेल्यूलर कम्युनिकेशन एंड मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। ठीक है, इनसे क्या क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, डिफेंस, सेल्यूलर कम्युनिकेशन होता है जो, और मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये सब काम प्रोटीन का होता है। ओके, चलिए नोट करेंगे। यहाँ पर आप प्रोटीन के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में हमने 2020 प्रश्न पत्र के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने एक ट्रांजिशन मेटल का देखा, तो उसमें जो हमने एक MCQs बन सकता है ऐसा आपको बताया है, तो उसको आप अच्छे से उसका आंसर नोट कर लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि संक्रमण तत्वों के बारे में 2022 के प्रश्न पत्र में भी क्वेश्चन था। इससे पहले 2020 में आपने एक और क्वेश्चन देखा था, तो आपको पता है कि संक्रमण तत्व कौन से हैं और ये आपके संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से अपने आंसर्स को सभी को तैयार कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।